गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 12th क्लास आरबीएससी के लिए हम 17 चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर के अंदर हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में डिस्कस किया था, यानी जो पिछली क्लासेज है उनके अंदर हमने विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो गमन होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। और लास्ट क्लास में हमने मैक्सवेल की जो समीकरणें थी जिनको उनको भी हम क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा अगर हम लास्ट टॉपिकों की बात करें तो हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार पढ़ चुके थे और विद्युत चुंबकीय तरंगों की समीकरण के बारे में भी हम बातें कर चुके थे। अब देखिएगा, आज हम बात करते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगों के विभिन्न प्रकार। यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, पहली विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं दैट इज गामा किरणें। यानी प्रथम विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी गामा रेज, उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, अगर हम गामा रेज के बारे में करें तो गामा रेज की जो खोज है, खोज कब हुई थी? 1896 में। गामा किरणों की खोज कब हुई थी? 1896 में। अगर हम बात करें खोजकर्ता, यानी गामा किरणों की जो खोज है वो किसने, ठीक है ना, तो साइंटिस्ट थे बैकुरल व क्यूरी। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसकी खोज की थी? गामा किरणों की। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, अगर हम बात करें गामा किरणों की गुणों के बारे में, ये हम गामा किरणों की गुण पूछ रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं। इनकी जो तरंग दैर्घ्य है, गामा किरणों की जो तरंग दैर्घ्य है वो 0.6 इंटू 10⁻⁻14 से लेके 10⁻⁻10 मीटर तक होती है। बच्चों, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। यानी इनके जो गुणधर्म है, इनकी जो तरंग दैर्घ्य है, इन सब के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। अगर ये उत्पन्न की बात करें, ठीक है ना, तो ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं? ये रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्पन्न होती हैं, पदार्थों से उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना, तो जो गामा किरणें हैं वो कहाँ से उत्पन्न होती हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ से। ठीक है, इसकी नेक्स्ट बात करें कि ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। बच्चों, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, इसका मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका एक्सरे होता है, ठीक है ना, जो एक्सरे होता है उसको आप अगर कुछ दिन धूप में रख देते हैं तो वो खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से क्या होती है, ये फोटोग्राफी प्लेट होती है, वो एक्सरे है वो भी एक फोटोग्राफी प्लेट है, उनको भी प्रभावित करती है, यानी उनको चमक वगैरह है उनको क्या करती है, ये नष्ट करती है, ठीक है ना। और इनकी ऊर्जा अत्यधिक होती है तथा भेदन क्षमता भी अधिक होती है।
हम इनके उपयोग के बारे में बात करें कि गामा किरणों के उपयोग, ठीक है ना, ये तो उसके गुण थे कि 1896 में बैकरल और क्यूरी ने खोज की थी। इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, इतनी, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्पन्न होती है, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है और इनकी ऊर्जा क्या होती है, अत्यधिक होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा इनका जो उपयोग है वो क्या होता है, प्रथम तो कि जो कैंसर वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उनके ट्यूमर वगैरह को ठीक करने में, यानी कैंसर व ट्यूमर के निदान में, यानी गामा किरणें की जो रे है उनके ऊपर कैंसर या ट्यूमर की जो सेल्स होती हैं उनकी, यानी कोशिकाएं होती हैं, उनके ऊपर डाला जाता है, जिससे क्या होती है, वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित क्या होते हैं, गामा किरणों से हम क्या करते हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा देखिएगा अगर हम बात करें कि जो नाभिकीय क्रियाएं होती हैं, नाभिकीय क्रिया नाभिकीय क्रियाओं में भी गामा किरणों का उपयोग होता है। और अगर हम लास्ट उसकी बात करें तो किसी भी नाभिक की जो स्टडी होती है, अध्ययन करने की, तो नाभिक की अध्ययन करने में, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, गामा किरणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। आप इनको नोट करना प्रॉपर तरीके से कि गामा किरणें क्या होती हैं, इनका क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में, ठीक है। तो ये प्रथम देखो एग्जाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाता है, मोस्टली 90% तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे बोल दिया जाएगा कि गामा किरणें कौन सी होती हैं, या फिर गामा किरणों के कोई भी दो प्रयोग लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये गामा किरणों के प्रयोग होते हैं, इनके बारे में आप लिखेंगे। अब देखिएगा अगर हम सेकंड किरणों की बात करें तो वो कौन सी होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं हम, एक्सरे। यानी तो पहली कौन सी, गामा होगी, दूसरी एक्सरे, ठीक है। अब देखिए इनकी अगर हम खोजकर्ता की बात करें, ठीक है ना, या खोज की बात करें कि एक्सरे की खोज 1895 में 1995 में हुई थी, ठीक है ना, गामा से एक साल पहले, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, जो खोज करता है वो एक वैज्ञानिक थे, रोंटजन। या फिर इसी को कई बुकों में इसको रोजन के नाम से भी मिलेगा, ठीक है ना, रोंटजन या रोजन एक ही वैज्ञानिक के नाम है, ठीक है। इन्होंने 1895 में क्या की थी, एक्सरे की खोज की थी। अगर हम इनकी तरंग दैर्घ्य की बात करें, यानी एक्सरे की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 10⁻⁻13 मीटर से लेके 3 × 10⁻⁸ मीटर तक होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा इनकी और प्रॉपर्टी की बात करें कि ये अत्यधिक ऊर्जा की किरणें होती हैं, यानी जो गामा किरणें हैं इनकी ऊर्जा क्या होती है, अत्यधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, जैसे गामा किरणें प्रभावित करती थी ऐसे ही एक्सरे भी फोटोग्राफी प्लेट को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। और इनकी भेदन क्षमता
भेदन क्षमता का मतलब क्या होता है बच्चों, कि किसी चीज से जैसे उसके आर पार निकल जाना, भेद करके निकल जाना, ठीक है ना। इनकी भेदन क्षमता गामा किरणों से कम होगी या ज्यादा? कम होगी, लेकिन थोड़ी कम होती है, कम होती है, ठीक है ना। इनकी जो भेदन क्षमता है वो गामा किरणों से क्या होती है? कम होती है। और ये गामा किरणों की तरह प्रतिदीप्तिशील पदार्थ, प्रतिदीप्तिशील यानी जिनस पे टकराती है तो चमक उत्पन्न करती है, ठीक है। जैसे कि बेरियम हो गया या प्लेटिनोसाइनाइड, प्लेटिनोसाइनाइड, यानी ये गामा किरणों की तरह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। यानी ये बेरियम या प्लेटिनोसाइनाइड से टकराती हैं तो प्रतिदीप्ति को हम क्या बोल सकते हैं? चमक भी बोल सकते हैं, ब्राइटनेस, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? चमक भी उत्पन्न करती है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम इनके उपयोग के बारे में बात करें, गामा किरणों के उपयोग के बारे, एक्स किरणों के उपयोग के बारे में बात करें, तो ये क्या होती है? हड्डी टूटने का पता लगाने में, यानी जैसे कहीं बिंदु पर हड्डी टूट जाती है तो हम उसका क्या करते हैं? एक्सरे करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, शरीर के किसी भाग में गोली का पता लगाने में, यानी किसी पर्सन को अगर गोली लग जाती है, ठीक है ना, तो उसकी बॉडी का एक्सरे किया जाता है, जिससे क्या होता है? उसकी लोकेशन हमें मिल जाती है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम कैंसर की बात करें, ठीक है ना, कैंसर व त्वचा रोग के उपचार में, कैंसर और त्वचा रोग के उपचार में भी क्या करते हैं? हम गामा किरणों का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें कि जैसे जो चोरों द्वारा शरीर में छुपाए गए मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने में, देखिएगा कभी एयरपोर्ट वगैरह पे या रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, मेट्रो स्टेशन पे भी देखा होगा आपने, कि एक बॉक्स सा होता है जिसके अंदर से आपका बैग बाहर निकलता है, ठीक है। ऐसे ही जो एयरपोर्ट वगैरह पे होते हैं, तो दूसरी कंट्री से जो लोग आते हैं वो अपने साथ गोल्ड वगैरह लेके आते हैं, तो अपनी बॉडी में छुपा लेते हैं उनको, तो उनको स्कैन किया जाता है एक्सरे से, तो जिससे क्या होता है? वो पता लग जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर हम बात करें धातु में हवा की उपस्थिति, ज्ञात करने में, कैसे? यानी कि जैसे आप कोई धातु की गाटर वगैरह है, बड़ा ब्लॉक है कोई धातु का, तो उसमें क्या होता है कि कई बार एयर बबल्स रह जाते हैं, यानी हवा के बुलबुले रह जाते हैं गाटर वगैरह में, रेल की पटरियों वगैरह में, तो उनको भी एक्सरे से गुजारा जाता है। तो अगर बीच में कहीं एयर बबल्स रह गई जिससे वो वहाँ से कमज़ोर हो जाती है, तो उसका भी पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? एक्सरे का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तीसरा अगर हम बात करें, दैट इज पराबैंगनी किरणें, यानी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। देखिए बच्चों, पराबैंगनी किरणों की अगर हम बात करें खोज के बारे में कि इनकी खोज है वो कब हुई थी, तो इनकी खोज 1801 ईस्वी में हुई थी। क्लियर? अगर हम खोजकर्ता की बात करें
कि पराबैंगनी किरणों का जो खोज करता है वो कौन सा था, कि एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रीटर, ठीक है ना। वैज्ञानिक रीटर ने इसको 1801 ईस्वी में खोज की थी, ठीक है। अगर हम इनकी तरंग दैर्घ्य की बात करें, तरंग दैर्घ्य की बात करें तो वो होती है 6 × 10 मीटर से लेके 4 × 10⁻⁷ मीटर तक। क्लियर। अगर इनके स्रोत की बात करें कि ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, तो ये सूर्य इनका प्रमुख स्रोत है, सूर्य से। इसके अलावा अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये जो विसर्जन नलिका से ये क्या है, इसके स्रोत है, पराबैंगनी किरणों के स्रोत, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी कुछ गुण की, कि ये सिल्वर क्लोराइड के विलयन को काला कर देती है। अगर पराबैंगनी किरणों को सिल्वर क्लोराइड के विलयन से अगर आप गुजारेंगे तो वो क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है ना। ये कांच द्वारा अवशोषित की जाती हैं, अवशोषित की जाती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट, यानी ये कांच द्वारा क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। अगर हम इनके उपयोग के बारे में बात करें, यानी पराबैंगनी किरणों के जो उपयोग है उनके बारे में बात करें, तो एक तो है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में मीन्स जो भी डिब्बाबंद सामग्री आती है, जैसे अचार वगैरह हो गया या जैम वगैरह हो गया, ठीक है, या रसगुल्ले वगैरह आते हैं, तो उनको पैक करके किससे ट्रीटमेंट किया जाता है, उनका पराबैंगनी किरणों से, यानी उनके जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। सेकंड, जो अंगुली के चिन्ह की जांच में, अंगुली के चिन्ह की जांच मीन्स जैसे आप थंब इम्प्रेशन देखते हैं ना आप, ठीक है, तो वो किस में क्या होती है, वो पराबैंगनी किरणें होती हैं। जैसे आप अंगूठा वगैरह लगा के जो थंब इम्प्रेशन, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो वहाँ उस थंब इम्प्रेशन से कौन सी किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, ठीक है ना। तो और नेक्स्ट, कीटाणुओं को नष्ट करने में, जो कीटाणु होते हैं उनको भी नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनको जो सर्जिकल उपकरण होते हैं उनकी सफाई के लिए, सर्जिकल उपकरणों की सफाई में, जैसे जो डॉक्टर वगैरह होते हैं ऑपरेशन वगैरह करने से पहले जो उपकरण होते हैं उनको पराबैंगनी किरणों से क्या करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है ना। और लास्ट अगर हम देखें तो जो खनिज होते हैं, खनिज पदार्थों के सैंपल की जांच में, तो ये किसके उपयोग होते हैं, पराबैंगनी किरणों के उपयोग, ठीक है। इनकी खोज और खोजकर्ता के बारे में और तरंग दैर्घ्य स्रोत के बारे में भी आपको याद रखना है। क्लियर बच्चों। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि पराबैंगनी किरणों के बाद कौन कौन सी किरणें हैं, तो देखिएगा नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ, दृश्य प्रकाश। देखिएगा दृश्य प्रकाश किरणें, यानी जो विजुअल रेज होती हैं जिसके द्वारा हम देख पाते हैं, ठीक है ना,
वो कौन सी होती हैं? दृश्य प्रकाश किरणें। एक्सरे, गामा रेज और पैराबैंगनी किरणें, इनको हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, दृश्य प्रकाश किरणें की बात करें तो इनकी जो खोज है, या खोज भी बोल सकते हैं या फिर हम इसका अध्ययन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इनकी खोज या अध्ययन सर्वप्रथम न्यूटन द्वारा 1666 में की गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो दृश्य प्रकाश किरणें हैं उनको सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, ठीक है। अगर हम इनकी तरंग दैर्घ्य की बात करें, यानी दृश्य प्रकाश किरणों की जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी होती है? 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 8 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। अगर एंगस्ट्रम में बदलेंगे, देखो 10 की पावर, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 4000 एंगस्ट्रम से लेके 8000 एंगस्ट्रम, ठीक है। अगर इसमें बात करें कि जो बैंगनी प्रकाश होता है, बैंगनी प्रकाश की इससे 7 कलर होते हैं। दृश्य प्रकाश किरणों में कितने कलर होते हैं? 7, जो आपके रेनबो में होते हैं, विबगोर, ठीक है। तो बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम व लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, ठीक है। तो सबसे मिनिमम किसकी होती है? बैंगनी कलर की, और मैक्सिमम किसकी होती है? और अगर हम इनके स्रोत की बात करें तो स्रोत जैसे विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है। इसी तरह से सोडियम लैंप, इनसे क्या होती है कि जो दो वस्तुएं में देख सकते हैं उनकी वो क्या होती हैं? प्रकाश तरंगें होती हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, इनका प्रमुख उपयोग है, ये क्या होती है? वस्तुओं को देखने में। अगर तो इसका उपयोग की बात करें तो एक ही उपयोग है, ये वस्तुओं को, आसपास की जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं को देखने में काम आती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों कि दृश्य प्रकाश तरंगों के उपयोग, ठीक है। अब देखिए, दृश्य प्रकाश तरंगों के अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें, 5th हो गया हमारा, जिसको बोलेंगे अवरक्त किरणें, ठीक है ना। अवरक्त किरणें या विकिरणें। अब देखिए, अवरक्त किरणों की जो खोज है वो किन्होंने की थी? एक वैज्ञानिक थे, हर्शेल। हर्शेल ने इनकी खोज कब की थी? 1800 में। ध्यान रखना कि अवरक्त किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? हर्शेल द्वारा, ठीक है। अगर हम इनकी तरंग दैर्घ्य की बात करें तो वो कितनी होती है? 8 × 10⁻⁷ से 10⁻³ मीटर। तरंग दैर्घ्य हमेशा मीटर में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कब उत्पन्न होती है? ये किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु के गर्म होने पर उत्पन्न होती है। यानी कोई वस्तु गर्म है तो उसके द्वारा क्या होती है? ये उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अतः इनको हम क्यों बोलते हैं कि इनमें, उसमें प्रभाव सर्वाधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि
इनके उपयोग के बारे में। अवरक्त किरणों का जो उपयोग है तो देखिएगा, एक तो क्या होते हैं, जो हीटिंग प्रोसेस होती है, जो रोग वगैरह होते हैं या घाव होते हैं, रोग की सिकाई करने में, ठीक है ना, जो हॉट स्टीम निकलती है उसमें होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो रात्रि में फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि ये थर्मल फोटोग्राफी में काम आती है, ठीक है ना, इसलिए इसको अवरक्त किरणें बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनका उपयोग कि ग्रीन हाउस गैस के रूप में, यानी ग्रीन हाउस गैस के मीन्स जो ग्रीन हाउस चैम्बर होता है उसको क्या कहते हैं हम, गर्म करने के लिए, ठीक है ना। इसी तरह से जो सोलर कुकर होते हैं और सोलर कुकर में ही पानी चाहे भोजन को गर्म करने के लिए भी क्या हो जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो अवरक्त फोटोग्राफी होती है, द्वारा मौसम की जांच हेतु, तो मौसम की जांच हेतु भी किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अवरक्त किरणों का। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करें माइक्रो तरंगों की, ठीक है, तो जो माइक्रोवेव वगैरह होते हैं उनमें कौन सी तरंगें निकलती हैं, माइक्रो तरंगें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारा 6th माइक्रो तरंगें। देखिएगा, माइक्रो तरंगों की बात करें तो इनकी जो खोज है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है, 1888 में हर्ट्ज के द्वारा की गई थी, ठीक है, 1888 में किसके द्वारा, हर्ट्ज के द्वारा, ठीक है। अगर इनकी तरंग दैर्घ्य की बात करें तो वो कितनी होती है, 1 मिलीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक, ठीक है। अगर इनका स्रोत की बात करें कि ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, तो जो तरंग, ये जो मैग्नेट्रॉन होता है, मैग्नेट्रॉन वाल्व होता है, या फिर एक स्फुलिंग विसर्जन, इन दो क्रियाओं से क्या होती है, ये उत्पन्न होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके उपयोग के बारे में, तो एक तो ये रडार सिस्टम में काम आती है, रडार व दूर संचार में, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें इनको माइक्रो तरंग ओवन में, जो खाद्य पदार्थों को गर्म किया जाता है ना, खाद्य पदार्थों को गर्म करने में, ठीक है। तो ये क्या होगी, अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें 7th रेडियो तरंगे। बच्चों रेडियो तरंगे हैं, अगर इनकी खोज की बात करें हम, रेडियो तरंगों की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने, मार्कोनी ने की थी, मार्कोनी द्वारा 1895 में, ठीक है। अगर हम इनकी तरंग दैर्घ्य की बात करें तो ये होती है 0.3 मीटर से लेके 600 मीटर तक, ठीक है ना। अगर इनका स्रोत की बात करें तो उच्च आवृत्ति एसी स्रोत से, ठीक है। अगर इनके उपयोग की बात करें तो जो रेडियो तरंगे हैं वो किस किस उपयोग में आती हैं, एक तो उपग्रह संचार
में, यानी जो सैटेलाइट से जो सिग्नल आते हैं उसमें, ठीक है, एक ही टीवी के प्रसारण में, टीवी के प्रसारण में किसका उपयोग किया जाता है, रेडियो तरंगों का, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपके नौ संचालन में, यानी जो नेवी में होते हैं ना शिप वगैरह, उनके संचालन में भी इनका उपयोग किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, सिग्नल को भेजने के लिए। क्लियर। तो बच्चों आज के लिए ये था आपकी विभिन्न प्रकार की जो किरणें थी उनके बारे में अध्ययन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।